परफेक्ट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और धीरे धीरे IPL 2025 अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। 2 हफ्ते रह गए हैं करीब करीब, और 2 हफ्ते बाद इस देश को IPL का एक नया चैंपियन बनेगा, या फिर मौजूदा चैंपियंस जो रही हैं टीमें, उन्हीं में से कोई टीम इस बार भी खिताब को जीतेगी, क्योंकि मुंबई अभी दावेदार है। ये सब कुछ इस शो पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ किस तरह से राजस्थान की टीम का सफर जो है वो जीत के साथ खत्म हो गया, यानी राजस्थान ने अपने 14 मैच खेल लिए, प्लेऑफ की रेस से वो पहले ही बाहर थी, और इस तरह उसके लिए अब ये सीजन खत्म हो चुका है। चेन्नई के लिए किस तरह से एक और शर्मनाक हार उसको मिली, और आज का जो मुकाबला है वो मुकाबला कितना फायरी होने वाला है, कितना विस्फोटक होने वाला है, इस पर इस शो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत इसी बात से करते हैं कि आज IPL का 63 यानी 63वां मैच खेला जाएगा, और ये मुकाबला होगा मुंबई वर्सेस दिल्ली। मुकाबला इसलिए बेहद जबरदस्त क्योंकि अगर मुंबई की टीम इस मुकाबले को जीत लेती है तो वो प्लेऑफ में चली जाएगी, जबकि दिल्ली की टीम को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। दिल्ली की टीम अगर इस मुकाबले को जीत लेती है तो भी उसके लिए जो चुनौतियां हैं वो खत्म नहीं होंगी। इन सब पर विस्तार से शो में आगे बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे ये मैच शुरू होगा। मुंबई इंडियंस की टीम पॉइंट टेबल में फिलहाल 4थे नंबर पर है, और दिल्ली कैपिटल्स की टीम पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर है। कुल मिलाजुलाकर कहानी वही हो गई है जिस तरह से हर सीजन में होता है कि जो आखिरी टीम होती है प्लेऑफ की, उस पर एक सस्पेंस बना रहता है, और वो सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। अगर इस मैच की अहमियत को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आज की तारीख में जो पॉइंट टेबल का गणित है वो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सीधा है। वो ये कहता है कि 5 टीमें प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई हैं। वो 5 टीमें कौन सी है पहले आपको बता देते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स यानी जो डिफेंडिंग चैंपियन टीम है वो बाहर हो चुकी है, लखनऊ की टीम बाहर हो चुकी है, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बाहर हो चुकी है, राजस्थान की टीम बाहर हो चुकी है, और चेन्नई की टीम जिसने 5 बार ये खिताब जीता है वो भी बाहर हो चुकी है। 5 टीमें हैं जो 4 स्पॉट के लिए लड़ रही हैं, यानी टॉप 4 में रहने के लिए, यानी प्लेऑफ के लिए। उसमें भी 3 टीमें ऐसी हैं जो प्लेऑफ में जगह बना चुकी हैं। वो 3 टीमें कौन सी हैं ये आपको बता देते हैं। वो है गुजरात की टीम, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम, उसके अलावा पंजाब किंग्स की टीम। अब जो एक स्पॉट बचा है प्लेऑफ का वो है 4था, और वहां पर टक्कर किसके किसके बीच है? मुंबई और दिल्ली के बीच। यानी जो हम आपको बता रहे थे कि आज का मुकाबला विस्फोटक रहने वाला है, वो विस्फोटक इसीलिए रहने वाला है क्योंकि जो स्थिति है जो पॉइंट टेबल की, उसके हिसाब से जबरदस्त टक्कर होनी तय है आज के मुकाबले में। मुंबई के पास प्लेऑफ में जाने का मौका है। किस तरह से है ये आपको इस अपडेट के जरिए समझाते हैं कि किस तरीके से मुंबई के पास एक मैच में और जीत, और उसके बाद वो भी प्लेऑफ में चली जाएगी। दरअसल मुंबई के अभी पॉइंट टेबल में 14 अंक है। अगर वो दिल्ली को हरा देती है तो उसके 16 अंक हो जाएंगे, और 16 अंक जैसे ही होंगे दिल्ली की टीम जो है वो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी, और मुंबई जो है 4थी टीम के तौर पर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेगी। जबकि दिल्ली की टीम अगर आज के मैच को जीत लेती है तब क्या होगा, तब की स्थिति आपको समझाते हैं। तब की स्थिति यह है कि अगर दिल्ली ये मैच जीत जाती है तो उसके पास 15 अंक हो जाएंगे, यानी वो फौरी तौर पर मुंबई से आगे जरूर निकल जाएगी। लेकिन फिर अभी मुंबई के पास एक मौका और है, एक मैच और है। अगर वो मैच भी जीत लिया मुंबई ने तो भी, और दिल्ली दूसरा मैच अगर हार गई तो फिर वहां पर उसके 15 अंक ही रह जाएंगे। लेकिन मुंबई अगर जीत जाती है तो उसके 16 अंक हो जाएंगे। पूरा लब्बो लुआब ये है, सीधा सा गणित ये है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि दिल्ली को अगर साल 2025 IPL के प्लेऑफ को खेलना है तो आप बाकी बचे दोनों मैच जीतने होंगे, जिससे वो पॉइंट टेबल में 17 नंबर पर पहुंचे, वरना खतरा उसके ऊपर लगातार मंडराता रहेगा। जबकि मुंबई की टीम के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी सांस लेने की जगह है कि वो 14 अंक पर है। अगर वो एक मैच हारने के बाद भी उसके 16 अंक हो सकते हैं। तो दिल्ली के लिए, दिल्ली के फैंस के लिए यही ज़रूरी है कि वो जो है दोनों मैच जीते और फिर वो प्लेऑफ में जाए। वैसे ये जो शो की शुरुआत में मैंने कहा था ना कि लगभग 2 हफ्ते बाद ये तय हो जाएगा कि कौन सी टीम जो है वो जीतने जा रही है, क्या
कोई ऐसी टीम इस बार आईपीएल चैंपियन बनेगी जो पहले भी खिताब का स्वाद चख चुकी है, या कोई ऐसी टीम बनेगी जिसने खिताब नहीं जीता है। बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी है कि गुजरात की टीम पहले जीत चुकी है, वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन पंजाब और बेंगलुरु दो टीमें जिन्होंने क्वालिफाई किया है उन्होंने अभी तक इस खिताब का स्वाद नहीं चखा है। और मुंबई और दिल्ली में से भी जो टीम जाएगी उसके साथ भी दिलचस्प कहानी यही होगी। मुंबई ने 5 बार इस ट्रॉफी को जीता है, जबकि दिल्ली की टीम के हाथ अब भी खाली हैं। 18वां सीजन है ये, और 18 सीजन से बेंगलुरु, पंजाब और दिल्ली ये वो बड़ी टीमें हैं जो अब तक इस खिताब को जीत नहीं पाई हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस सीजन में इन दोनों टीमों का जो परफॉर्मेंस रहा वो कैसा रहा। मुंबई और दिल्ली दोनों ने इस सीजन में 12-12 मैच खेले हैं। मुंबई के खाते में 7 जीत और 5 हार है, दिल्ली कैपिटल्स के खाते में 6 जीत और 5 हार है। दिल्ली का एक मैच जो है वो बारिश की भेंट चढ़ गया था, और दोनों ही टीमों को पिछले मैच में हार मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी टीम जो है हार के सदमे से, हार के झटके से जल्दी निकलती है और जल्दी निकलकर विरोधी टीम पर पलटवार करती है। दिल्ली और मुंबई में एक बड़ा फर्क ये भी है कि दिल्ली की टीम जो है वो जिस तरह से अभी तक अपने सफर में रही है, जहां पर आपको अप्स एंड डाउन्स दिखाई देंगे, यानी टीम हारी भी है, जीती भी है, और मुकाबला जो है उसने गंवाया भी है, कुछ बहुत क्लोज मैचेस उसने जीते हैं। लेकिन मुंबई की कहानी हर सीजन की तरह बिल्कुल एकदम सेट पैटर्न पे चली है। मुंबई ने पहले 5 मैच जो खेले थे इस सीजन के, उसमें सिर्फ एक मैच में उसको जीत मिली थी। आप सोच के देखिए, जब बाकी टीमें 6 अंक और 8 अंक जैसा हासिल कर चुकी थे, तब मुंबई के पास सिर्फ 2 अंक थे। लेकिन उसके बाद मुंबई की टीम ने, जैसा वो हमेशा करती आई है, लगातार 6 मैच जीते, जीत का छक्का लगाया और फिर वो अचानक पीछे से आई, और जैसा हमेशा होता आया है। और इसीलिए मुंबई के फैंस हमेशा मुंबई की टीम की जो शुरुआत होती है उससे परेशान नहीं होते, उससे घबराते नहीं हैं। और यही बात मुंबई की टीम के खिलाड़ियों पर भी लागू होती है। ना वो शुरुआती रिजल्ट से घबराते हैं, ना परेशान होते हैं, बल्कि वो अपनी इस खासियत को अपनी यूएसपी बना चुके हैं कि हम स्लो स्टार्ट करते हैं, और स्लो स्टार्ट करने के बाद टूर्नामेंट में हम अपने आप को मजबूत करते हैं और फिर ट्रॉफी भी जीतते हैं। इस बार भी अगर आप एक रायशुमारी करें, एक सर्वे करें, तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ये मान के बैठे हुए हैं कि मुंबई की टीम जब प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेगी तो फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह की उस टीम की ताकत है, जिस तरह से उस टीम के पास एक्सपीरियंस है, उसका कोई तोड़ किसी टीम के पास है नहीं। तो दिल्ली को बहुत सतर्क रहना होगा। दिल्ली को अगर एक बार फिर ट्रॉफी के करीब पहुंचकर खाली हाथ नहीं लौटना है और ट्रॉफी जीतनी है, या उस तरफ एक और मजबूत कदम बढ़ाना है, तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आपको बताते हैं, चलिए रिकॉर्ड बुक क्या कहती है, रिकॉर्ड बुक में किस तरह के स्टैट्स हैं, किस तरह से इन दोनों टीमों के बीच जो टक्कर हुई है वो आंकड़े क्या रहे हैं। तो ये रहा हेड टू हेड की कहानी, जहां पर मुंबई और दिल्ली के हेड टू हेड आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है। अब तक दिल्ली और मुंबई के बीच 36 मैच खेले गए हैं। इसमें मुंबई इंडियंस को 20 मैच में जीत मिली है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स के खाते में जो है वो 16 मैचों में जीत आई है। दोनों ही टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ 245 रन से ज्यादा का स्कोर बनाया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस लिहाज से है क्योंकि हाई स्कोरिंग मैच आज भी देखने को मिल सकता है। दिल्ली के खिलाफ मुंबई का पलड़ा भारी है, क्योंकि दिल्ली और मुंबई के बीच जो 36 मैच खेले गए हैं उसमें से 20 मैच जो है वो मुंबई इंडियंस की टीम ने जीते हैं। अब जो ये जानकारी है 245 प्लस,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ही टीमों में उस तरह के बल्लेबाज हैं जो आपको तेज गति से रन बना सकते हैं। चाहे वो हालांकि दिल्ली की टीम जो है वो इस मामले में थोड़ी सी अनलकी रही है क्योंकि फाफ डू प्लेसी अभी तक नहीं चले हैं उस तरह से जिस तरह से उनकी T20 फॉर्मेट में साख है। लेकिन हाँ, अगर ऑन द डे, ऑन द गिवन डे बात की जाए तो दोनों ही टीमें 200, 220, 230 रन तक आराम से जा सकती हैं और इसलिए पहले भी गई हुई हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस सीजन में जो दिल्ली और मुंबई का मैच हुआ था उसमें क्या हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार होता यह है कि जब आप मैदान में उतरते हैं और आपके सामने वही अपोनेंट टीम रहती है जिसके खिलाफ पिछले मैच में आपने जीत हासिल की थी या आपको हार का सामना करना पड़ा था, तब थोड़ा सा कहानी बदलती है। लेकिन इस सीजन में मुंबई ने दिल्ली को हराया हुआ है। यानी इस सीजन में जो एक मैच खेला था वो मैच खेला गया था 13 अप्रैल को, जहां दिल्ली के खिलाफ मुंबई ने हासिल की थी जीत। पिछले मुकाबले में मुंबई ने 206 रन का लक्ष्य दिया था दिल्ली को। दिल्ली की टीम 193 रन ही बना पाई थी और उस मैच में जो जीत के हीरो थे वो थे कर्ण शर्मा, जिन्होंने 36 रन देकर 3 विकेट लिए थे और अपनी टीम को जीत दिलाई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे अब बात कर लेते हैं इस पक्ष पर कि इस अहम मुकाबले के लिए, इस विस्फोटक मुकाबले के लिए दोनों टीमों का प्लेइंग 11 कैसा होगा। पहले बात कर लेते हैं मुंबई की, जहां बदलाव के आसार कम है। बदलाव के आसार इसलिए कम है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये टीम अपने जीत की पटरी पर आ चुकी है। स्लो स्टार्ट के बाद इस टीम ने अपना परफॉर्मेंस जो है उसमें शानदार सुधार किया है और जबरदस्त तरीके से अब वो परफॉर्म कर रही है। तो ये मुंबई के प्लेइंग 11 की कहानी। रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा करेंगे पारी की शुरुआत। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर होंगे मिडिल ऑर्डर में। इसके अलावा कार्बिन बॉश या मिचेल सैंटनर में से किसी एक को मौका दिया जाएगा। जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट के जिम्मे होगी तेज गेंदबाजी। मुंबई उन टीमों में से है जिसपे बहुत ज़्यादा इस बात का फर्क नहीं पड़ा जो बीच में IPL एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इस तरह के जो देश के खिलाड़ी हैं वो वापस लौट गए थे। लेकिन फिर जब वापसी का मौका आया, जब वापस रिज्यूम होने की बात आई IPL के, तो ज़्यादातर खिलाड़ी जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं जिनको प्लेइंग 11 में लगातार मुंबई ने मौका दिया था, वो खिलाड़ी सारे के सारे वापस आ गए हैं। मेरे ख्याल से दो बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष था, एक रियान रिकल्टन का क्योंकि वो लगातार पारी की शुरुआत कर रहे थे, और दूसरा ट्रेंट बोल्ट क्योंकि अनुभवी हैं, बहुत शानदार फॉर्म में है, और जसप्रीत बुमराह के साथ उनकी जो जोड़ी है वो विरोधी टीम के बल्लेबाजों को अच्छा खासा परेशान कर रही है। तो ये एक ऐसा पेयर था, बॉलिंग का हंटिंग पेयर जिसको आप कहते हैं, कि इन दोनों के रहने से मुंबई की टीम की ताकत जो है वो अलग ही दिखाई देती है। इसलिए भी मुंबई की टीम पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। कार्बिन बॉश और मिचेल सैंटनर जो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इन दोनों में से किसी एक को मौका मिलेगा, यहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा सरदर्द है नहीं कप्तान हार्दिक पांड्या के लिए। यहाँ भी जो सरदर्द है वो बस इतना है कि पिच को एक बार देखना है और फिर तय कर लेना है कि इन दोनों खिलाड़ियों में से किसे मौका दिया जाए। पिच जो इशारा करेगी उस हिसाब से इन दोनों में से, यानी कार्बिन बॉश या मिचेल सैंटनर में से किसी एक खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में जगह मिल जाएगी। अब आ जाते हैं दिल्ली की बात कर लेते हैं, क्योंकि असल में जो सारा तनाव है, जो ज़्यादा दबाव है, वो दिल्ली की टीम पर है आज के मैच को लेकर। क्योंकि दिल्ली की टीम अगर हारती है तो फिर जैसा मैंने शो की शुरुआत में एक क्वेश्चन बताया था पॉइंट टेबल का, उसके लिए प्लेऑफ में पहुंचना का जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा। दिल्ली की टीम में फाफ डू प्लेसी चिंता का विषय है। KL राहुल, अभिषेक पोरेल जो है वो टॉप ऑर्डर को संभालेंगे। मध्य क्रम में कप्तान अक्षर पटेल हैं। ट्रिस्टन स्टब्स हैं जो शानदार बल्लेबाजी की है उन्होंने सीजन में। इसके अलावा आशुतोष शर्मा है। कुलदीप यादव की गेंदबाजी पर नजर रहेगी, नजर इसलिए भी रहेगी क्योंकि सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। उसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान और दुष्मंता चमीरा भी आज के मैच में बेहद अहम रहने वाले हैं, क्योंकि अब इन दोनों ही खिलाड़ियों पर इस बात की जिम्मेदारी है कि अपनी टीम को जीत दिलाएं और प्लेऑफ की जो रेस है उस रेस में अपनी टीम को बनाए रखें। उसके बाद कहीं ना कहीं जो फैंस हैं, जो इस लीग को फॉलो कर रहे हैं, जिनकी टीम अब प्लेऑफ की रेस में नहीं है और एक तरीके से वो न्यूट्रल फैंस हैं, उनके लिए भी मज़ा आएगा कि अगर आखिरी लीग मैच तक ये जो चौथे पायदान की पहेली है,
चौथी टीम की जो पहेली है वो पहेली अगर फंसी रहेगी तो लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ा रहेगा, वरना दिल्ली की हार के साथ ही मुंबई का प्लेऑफ में पहुंचना जो है वो पक्का हो जाएगा। दिल्ली की टीम में जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि फाफ डुप्लेसी जो है उनकी फॉर्म चिंता का विषय है। T20 फॉर्मेट के बड़े ही काबिल खिलाड़ी माने जाते हैं, बड़े ही सीजन प्लेयर हैं, लेकिन इस सीजन में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखी, उस तरह का भरोसा वो नहीं दिखा पाए अपनी फ्रेंचाइजी पर, उस तरह का भरोसा वो नहीं जीत पाए अपने फैंस का जिसके लिए वो जाने जाते हैं। रही बात केएल राहुल, सबसे सीनियर प्लेयर हैं, कप्तानी भी कर चुके हैं अलग अलग टीमों की, लिहाजा उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि आज के इस क्रूशियल, पिछले मैच में बड़ी अच्छी पारी उन्होंने खेली थी लेकिन वो 199 रन बनाकर भी टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो अब कहीं ना कहीं आपको, अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रही है टीम, तो ये सोचकर चलना होगा कि विरोधी टीम की पहुंच से बाहर का लक्ष्य उसको दिया जाए। 200-210 का स्कोर जो है अब वो बहुत सुरक्षित रह नहीं गया है, ये हम लगातार देख रहे हैं। अगर आपको मतलब जब खोने को बहुत कुछ ना हो, पाने को हो थोड़ा बहुत, तो रिस्क लेना पड़ता है और वो रिस्क जो है वो अब लेना ही पड़ेगा। दिल्ली की टीम को अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, मुंबई की रीच से बाहर का स्कोर बनाना पड़ेगा। हालांकि जब मध्य क्रम में सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या और नमन धीर जैसे नाम हो तो फिर वो स्कोर क्या हो, ये भी अपने आप में एक बड़ी पहेली है। कुलदीप यादव का अनुभव है और अनुभव के साथ साथ इस फॉर्मेट के अच्छे गेंदबाज हैं, उन पर भी नज़र रहेगी कि वो किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। और सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी अक्षर पटेल पर, क्योंकि अक्षर पटेल को कप्तानी दी गई, उन पर बड़ा भरोसा जताया गया, बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई, लेकिन उस जिम्मेदारी पर शुरुआती मैचेस में जब टीम अच्छा कर रही थी तब ऐसा लगा कि वो बड़े कैप्टन कूल की तरह से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन अब जब टीम फंसी हुई है तब कैसे वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आकर अपनी टीम को जीत दिलाते हैं या अपनी टीम को इस रेस में बनाए रखते हैं, ये देखना एक बड़ी चुनौती होगी दिल्ली की टीम के सामने। चलिए अब बात कर लेते हैं बीती रात के मुकाबले की। वहां भी मुकाबला दिलचस्प था। 5 बार की चैंपियन चेन्नई की टीम थी और पहली बार जो सीजन में जिसने खिताब जीता था यानी राजस्थान की टीम ने, वो थी। और वहां कहानी ये थी कि राजस्थान की टीम का ये आखिरी मैच था। राजस्थान और चेन्नई दोनों ही टीमें प्लेऑफ के रेस से बाहर हो चुकी थीं और ऐसे में राजस्थान ने चेन्नई को हराकर सीजन को खत्म किया, यानी अंत भला तो सब भला कम से कम कहने के लिए उनको ये मिल गया। चेन्नई को 6 विकेट से एक और हार का सामना करना पड़ा। चेन्नई ने राजस्थान को 188 रन का लक्ष्य दिया था, राजस्थान ने 4 विकेट खोकर ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। और बड़ी बात यह है कि 17 गेंद पहले ही राजस्थान ने चेन्नई को हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान के 8 अंक हो गए हैं, यानी कम से कम जो साख की लड़ाई थी उसमें कुछ हद तक उन्होंने अपने आप को बचा लिया। 9वें नंबर पर फिनिश किया है। हालांकि अभी खतरा उन पर इस बात का है कि अगर चेन्नई की टीम आखिरी मैच में बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाती है तो फिर वो 9वें नंबर पर आ जाएगी। अभी चेन्नई की टीम आखिरी पायदान पर है। बड़ा ताज्जुब होता है, बड़ी हैरानी होती है जब चेन्नई की टीम, जो इस लीग के इतिहास की सबसे कामयाब टीम है, वो जब आखिरी पायदान पर रहती है तो लगता है कि कहीं ना कहीं क्या गड़बड़ हो गया, इसकी तलाश तो करनी होगी। और जिस टीम के पास करिश्माई कप्तान हो, जिस टीम के पास धोनी का अनुभव हो, जिस टीम के पास धोनी की वो छवि हो कि वो अनहोनी को होनी कर देते हैं, और वो टीम जिसको इस सीजन की शुरुआत में कप्तान जो थे ऋतुराज गायकवाड़, वो अनफिट हुए, वो बाहर हो गए और उनको वो कप्तान मिल गया जिस कप्तान की धूम पूरी दुनिया में रही है, यानी महेंद्र सिंह धोनी। वो टीम अगर आज की तारीख में 10वें नंबर पर है तो फिर इस बात का आकलन होना चाहिए, इस बात पर एनालिसिस किया जाना चाहिए कि आखिर इस टीम के साथ क्या जो है वो अच्छा नहीं रहा। हालांकि कुछ ऐसी ही स्थिति राजस्थान की टीम की थी जहां संजू सैमसन कप्तान थे, लेकिन फिर वो बाहर हुए, फिर रेयान पराग ने कप्तानी की, फिर वो कुछ मैचेस के लिए वापस आए, फिर चोट लग गई। कुल मिला जुलाकर अगर देखा जाए तो ये वो 2 टीमें हैं जो 9वें और 10वें पायदान पर हैं आज की तारीख में। इन दोनों ही टीमों के साथ जो प्लान था इनका, वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया, वो अपने आप को उस रंग में ला ही नहीं पाए, वो अपने उस मोमेंटम को हासिल ही नहीं कर पाए जो 14 मैच लीग मैचेस खेलने के लिए आपको चाहिए होती है। 1-2 मैचेस अप एंड डाउन हर टीम के साथ होता है, लेकिन प्राइमरली अगर आप अपने प्लान पर एग्जीक्यूट करने के लिए अपना प्लेइंग 11 ही सही ना बना पाएं तो फिर चीज़ें कैसे खराब होती हैं, ये शायद संजू सैमसन ने कहा भी है, आगे हम आपको दिखाएंगे। संजू सैमसन ने कहा है कि अभी तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि हमने बहुत छोटी छोटी गलतियां की लेकिन इतना खराब रिजल्ट कैसे आया है।
कई बार ये लगता है कि आखिर गलत क्या हुआ, इस पर एनालिसिस करना चाहिए। और राजस्थान के कप्तान हैं संजू सैमसन, उन्होंने कहा कि अभी हम बाद में 2-3 हफ्ते बाद बैठेंगे और इस पर बातचीत करेंगे कि आखिर क्या गड़बड़ हो गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि जब साख की लड़ाई थी, जब ये था जो अभी हमने आपको बताया भी कि 6 पॉइंट के साथ सीजन को फिनिश नहीं करना है, कम से कम जीत के साथ फिनिश करें, तो ये भरोसा तो रहेगा कि हाँ हम अगले सीजन में जब आएंगे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे और हमने कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं किया है। वो भरोसा कायम करने के लिए जरूरी था कि राजस्थान की टीम जो है वो पूरे यूनिट की तरह से चमके और इस मैच में यही देखने को मिला। टॉप ऑर्डर में सभी ने योगदान दिया जो हम आपको बता रहे हैं। यशस्वी जायसवाल ने 19 गेंद पर 36 रन बनाए, वैभव सूर्यवंशी ने 33 गेंद पर 57 रन बनाए, कप्तान संजू सैमसन ने 31 गेंद पर 41 रन बनाए और ध्रुव जुरेल ने भी 12 गेंद पर 31 रन का योगदान दिया। यहां बड़ी बात यह भी है, ये याद रखिएगा जो हम थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि राजस्थान ने 17 गेंद पहले ही 188 रन का जो लक्ष्य है वो हासिल कर लिया था। यानी लगभग 3 ओवर का खेल बचा हुआ था। आप आराम से अगर 188 की जगह 210 रन या 215 रन भी होते तो शायद राजस्थान की टीम जो है वो इस लक्ष्य को हासिल कर लेती, क्योंकि लगातार इस पर चर्चा हो रही थी कि चूंकि लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है और लक्ष्य की तरफ टीम ने सही तरह से कदम बढ़ाया है तो कोई भी रिस्क नहीं ले रहा है। हर कोई जो है चाह रहा है कि वो 2 पॉइंट को अपने सिक्योर कर लिया जाए, 6 पॉइंट को 8 पॉइंट में तब्दील कर लिया जाए, बगैर किसी फैंसी अप्रोच के, बगैर किसी जोखिम के, क्योंकि यहाँ जीत ज्यादा जरूरी है। अब कोई नेट रन रेट का चक्कर नहीं था, अब कोई प्लेऑफ का चक्कर नहीं था, इसलिए भी बाद में बल्लेबाजों ने सिर्फ और सिर्फ जोखिम से मुक्त होकर क्रिकेट खेली, रिस्क फ्री क्रिकेट खेली और अपनी टीम को जीत दिलाई। तो ये अप्रोच था राजस्थान का चेन्नई के खिलाफ जो साफ समझ में आया। बावजूद इसके 17 गेंद पहले मुकाबले को जीत लेना ये दर्शाता है कि 30-35 रन अगर अभी और बनाने होते तो वो 30-35 रन भी बन सकते थे, खासतौर पर तब जब क्रीज पर अच्छे खासे बल्लेबाज जिनको अच्छे क्लीन हिटर्स के तौर पर देखा जाता है वो मौजूद हो। तो गेंदबाजों की बात करते हैं, क्योंकि गेंदबाजों ने भी अच्छी परफॉर्मेंस की है, जहां पर उन्होंने चेन्नई को 187 रन पर रोका, जिससे कि 188 रन का लक्ष्य जो बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं माना जाएगा वो मिला। गेंदबाजों में युद्धवीर सिंह ने 47 रन दिए, थोड़े महंगे जरूर दिख रहे हैं लेकिन 3 विकेट भी लिए। आकाश मडवाल ने भी 29 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके अलावा हसरंगा ने 4 ओवर में सिर्फ 27 रन दिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा उनका, क्योंकि एक तरफ से उन्होंने बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। तुषार देशपांडे ने भी 8 के आसपास की इकोनॉमी से 4 ओवर में 33 रन दिए। कुल मिलाजुलाकर एक उस तरह का परफॉर्मेंस आखिरी मैच में देखने को मिला जिस तरह का परफॉर्मेंस पूरे सीजन में राजस्थान की टीम से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। यही तो वो परफॉर्मेंस था जो शायद मिसिंग था, जहां पर बैट्समैन और बॉलर दोनों अपने अपने टीम की जीत के लिए कंट्रीब्यूट करें, दोनों अपनी अपनी टीम की जीत के लिए अपनी उपयोगिता को समझें, अपने रोल को समझें, अपनी जिम्मेदारी को समझें और सिर्फ समझें नहीं उसको निभाएं भी। इस मैच में वो हुआ। तो जो संजू सैमसन, जो भी उनका बयान हम आपको दिखाएंगे भी, जो ये कह रहे हैं कि आखिर क्या हुआ ये नहीं समझ में आ रहा है, शायद यही नहीं हो पा रहा था कि बॉलर्स और बैट्समैन दोनों एक साथ क्लिक नहीं कर रहे थे। जैसे ही एक साथ क्लिक किए, बैटिंग अच्छी हुई, बॉलिंग अच्छी हुई, आपकी टीम अलग दिखने लगी। 17 गेंद पहले 188 रन हासिल कर लेना ये बताता है कि ये इस टीम की तैयारी कैसी थी। हाँ, एग्जीक्यूट नहीं कर पाई टीम बाकी के मैचेस में, आखिरी मैच में जीत मिली। चलिए यही एक राहत की बात है। संजू सैमसन का वो बयान आपकी स्क्रीन पर, जिस पर हम लगातार बात कर रहे थे। हम इस मैच में पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे लेकिन अंत में सब कुछ अच्छा ही गया। हमारी गेंदबाजी में अनुभव की कमी थी। जोफ्रा आर्चर और संदीप शर्मा नहीं थे, लेकिन इन युवा गेंदबाजों में भविष्य की ताकत है। मडवाल को ज्यादा मैच नहीं मिले थे लेकिन वो शेन बॉन्ड के साथ काफी मेहनत कर रहे थे। उनके प्रदर्शन से खुशी हुई। हमने बहुत कम गलतियां की हैं, बावजूद इसके हमारे लिए सीजन अच्छा नहीं रहा। कुछ हफ्तों के बाद इस बारे में विचार विमर्श करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और अगली बार कैसे बेहतर प्रदर्शन करें। सूर्यवंशी जैसे कमाल के खिलाड़ी के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, ये कहना है संजू सैमसन का, जो कप्तान है राजस्थान के। हालांकि इस सीजन में शुरुआत के कुछ मैचेस में वो कप्तानी नहीं कर रहे थे, कप्तानी रेयान पराग कर रहे थे, फिर उनको चोट लगी, वो बाहर हो गए, तो फिर रेयान पराग को ये जिम्मेदारी दी गई। लेकिन कुल मिलाजुलाकर वो जो टीम का सामंजस्य दिखना चाहिए, जो टीम में तालमेल दिखना चाहिए, वो तालमेल नहीं दिखाई दिया। और 2 खिलाड़ी नहीं थे, याद रखिएगा, इस मैच में जिसमें चेन्नई को राजस्थान ने हराया, जिसका जिक्र संजू सैमसन ने किया भी। जोफ्रा आर्चर और संदीप शर्मा नहीं थे, उसके बावजूद 17 गेंद पहले
राजस्थान ने 188 रन बनाकर चेन्नई को हराया है। इसीलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि अभी 30-35 रन और होते तो वो 30-35 रन भी जुड़ जाते बड़े आराम से, क्योंकि टीम की लय जो है वो अच्छी दिखाई दी। तो शायद संजू सैमसन जो कह रहे हैं कि क्या मिसिंग था, मिसिंग कुछ नहीं था, मिसिंग सिर्फ वो तालमेल, वो सामंजस्य, वो कोऑर्डिनेशन जो आईपीएल में बहुत ज़रूरी होता है, वो मिसिंग था। अगर टीम का तालमेल, खिलाड़ियों में आपस में एक दूसरे की समझ बेहतर डेवलप हो जाएगी तो यही टीम आपको अगले सीजन में अच्छा खेलती दिखाई देगी। बस अफसोस इस बात का है कि अभी उसमें 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा टीम के फैंस को, इंतजार करना पड़ेगा चेन्नई के फैंस को भी, क्योंकि प्लेऑफ की रेस से वो टीम भी बाहर थी। वहां धोनी ने क्या कहा ये आपको बताते हैं, क्योंकि उनकी टीम को एक और हार का सामना करना पड़ा है। उनका कहना था कि ये एक अच्छा स्कोर था, ब्रेविस ने अच्छी पारी खेली, रन रेट अच्छा चल रहा था, लेकिन हमने शुरुआत में 1-2 विकेट ज्यादा खो दिए। कंबोज ने अच्छी गेंदबाजी की, उसे काफी मूवमेंट मिल रही थी। युवा खिलाड़ियों को कंसिस्टेंसी दिखानी होगी, लेकिन अगर आप 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी मुश्किल है। मैं सभी युवा खिलाड़ियों से कहना चाहूंगा कि दबाव में आने की सूरत में घबराने की बजाय अपने सीनियर खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ से सीखना चाहिए। आखिर में सब कुछ खेल की समझ को विकसित करना ही है। बात तो 16 आने सही है महेंद्र सिंह धोनी की, क्योंकि जो हम बार बार बात कहते हैं कि उनके अंदर वो अनुभव, वो काबिलियत, वो टेम्परामेंट सब कुछ है जिसकी वजह से इस टीम को 5 बार उन्होंने ट्रॉफी दिलाई है। और सिर्फ इस टीम को नहीं बल्कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी देखेंगे तो वहां भी उनके नाम कई बड़ी उपलब्धियां दर्ज हैं। और इस सीजन में अगर आप चेन्नई के पिछले 6 मैचेस 7 मैचेस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चाहे वो डेवॉल्ट ब्रेविस हो, चाहे वो अंशुल कंबोज हो, चाहे फिर टॉप ऑर्डर में खिलाड़ी हो, इन शेख रशीद हो, इन सारे खिलाड़ियों को एक तरीके से अब ये धोनी का ही विजन होगा वैसे तो, कि अब जब समझ में आ गया कि प्लेऑफ की रेस में हम नहीं हैं तो फिर इस सीजन पर फोकस करने की बजाय हम आगे की अपनी जो तैयारियां हैं उनको और पुख्ता कर लें, उन खिलाड़ियों को मैच टाइम दें जिन खिलाड़ियों को हमने अपने स्क्वाड में रखा है, जो अभी डोमेस्टिक क्रिकेट से आते हैं, यंग हैं, जिनको अभी वो एक्सपोजर नहीं मिला है, वो एक्सपोजर दिया जाए ताकि अगली बार जब वो खिलाड़ी आए तो वो जो चकाचौंध होती है, आपके आसपास जब बड़े बड़े खिलाड़ी घूम रहे हो, आपके बगल से रोहित शर्मा जा रहे हैं, उधर से हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह जा रहे हो, तो फिर लगता है कि हाय हम क्या करेंगे इनके सामने, ये तो इतने बड़े बड़े स्टार हैं। ये जो फियर फैक्टर होता है, ये जो चकाचौंध का डर होता है, उस डर से अपने खिलाड़ियों को निकालने का काम चेन्नई की टीम ने इस सीजन में शुरू कर दिया है। हालांकि कब शुरू किया? जब वो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई। और धोनी का जो स्टेटमेंट है उसमें वो कह भी रहे हैं ये बात कि आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गेम अवेयरनेस होनी चाहिए। तो वो गेम अवेयरनेस तभी आपको आएगी जब आप गेम में खेलेंगे, जब आप मैदान में उतरेंगे। तो ये तैयारी शुरू कर दी है चेन्नई की टीम ने अगले सीजन के लिहाज से। चलिए आज के शो को रैप अप करते हैं। जब मैच के पहले आएंगे तो आपको प्रीव्यू शो में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, वहां पर प्लेइंग 11 पर बातचीत करेंगे, पिच रिपोर्ट पर बातचीत करेंगे। लेकिन अभी इस शो में इतना ही। एक बार फिर मेरी जो गुजारिश हमेशा रहती है उसी को दोहराऊंगा, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आईपीएल पर आपको ऐसी कवरेज और कहीं नहीं मिलेगी। आप इस शो पर मेरे साथ जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, मेरी स्पोर्ट्स टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।